नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक राही। विश्व में आज कोरोना वायरस के प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बरतने के साथ ही इस संबंध में जानकारी होना भी आवश्यक है। इसी विषय में आज जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरपाल, जो कि बृजलाल हॉस्पिटल हल्द्वानी में वरिष्ठ गैस्ट्रो और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंगल जी। और जिस प्रकार से पूरे विश्व में इस महामारी को होते देखा जा रहा है और ये वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है, डॉक्टर साहब, आप लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा इस स्टूडियो में। आप लोगों ने अपना खास समय देकर आप यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम न्यूज़ 31 और हम सभी लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप अपने समय को निकालकर यहाँ पर आए हैं। हम जो कोरोना वायरस है इसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि कोरोना वायरस है क्या और यह किस तरह फैलता है। कोरोना वायरस एक संक्रमण है जो कि डायरेक्ट एक संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में या वस्तु के कांटेक्ट में आने से होता है। इट इज़ अ वायरल डिजीज और ये देखा गया इसका ओरिजिन जो हुआ है अभी दिसंबर में, वुहान एक प्रोविंस है चाइना में, वहाँ से इस वायरल का सोर्स ओरिजिन है। और ये एक नया म्यूटेंट फॉर्म का वायरस है। पहले भी आया था 2014 में, मर्स करके मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में ये आया था और वहाँ पे देखा गया था ये ऊँटों से आया था। बट इस बार जो है इसका सोर्स बैट से, चमगादड़ से। तो ये इसने एक नया म्यूटेंट फॉर्म लिया है और इसका जो कंटेजियस रेट है, स्प्रेड रेट है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पहले 2014 में। डॉक्टर सिंगल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताते हैं कि जो इसका वायरस है, कोरोना का वायरस है, वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ बताया गया है कि उसमें वो ख़त्म हो जाता है, और ये कितना सर्वाइव करता है, कितना समय ये लेता है, किसी ऑब्स्टिकल में अगर ये चिपक जाता है तो कितना समय ये लेता है, आप मुझे इसकी जानकारी दें। इसके बारे में अभी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है और ये सब जो भ्रांतियाँ हैं ये दूर होना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने टेम्परेचर में मरेगा, कितने टेम्परेचर में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्या गर्मी आते आते हम इससे बच पाएंगे, ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ हैं जिसका जवाब अभी हमें समय के साथ ही मिल पाएगा। जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जितनी भी इंटरनेशनल पेपर्स हैं, वो अभी किसी में भी इसके टेम्परेचर से रिलेटेड ख़त्म होने पे कोई भी पेपर्स नहीं आए हैं और हमें अभी वक्त ही बताएगा कि क्या ये ख़त्म हो पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा पहलू है ये एक वस्तु पे चिपक के कितने देर के लिए सरवाइव करता है, तो ये कहना भी मुश्किल है। बट अगर हम इसको वातावरण में देखें तो वातावरण में ये एरोसोल जनरेशन, हम जो बोलते हैं कि एक बीमार व्यक्ति जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जिसको कोरोना वायरस है, अगर हम उसको नेबुलाइज़र दे रहे हैं उसको सांस में आराम के लिए, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो 3 से 4 घंटे के लिए उस वातावरण में ठहर सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और जो उस बीमार आदमी के साथ उसका साथ रहने के लिए उसके रिश्तेदार हैं, वो कोई भी किसी और बीमारी से ग्रसित ना हो और वो एक जो स्पेसिफिक तरीके का मास्क आता है जिसको हम N95 मास्क बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अगर कोई व्यक्ति एक इन्फेक्टेड आदमी के साथ नहीं है जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसको N95 मास्क के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको एक सर्जिकल मास्क भी उतनी ही प्रोटेक्शन देगा जितना N95 मास्क देगा। तो ये हमारा जो मेन मकसद है इन भ्रांतियों को दूर करना है। आपको खाली N95 मास्क के पीछे नहीं भागना है, एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी आपको उतना प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, वो सबसे कारगर चीज़ है इस बीमारी को रोकने के लिए। हमारे पास अभी तक इसके लिए कोई दवाई नहीं है और हमें अगर इसको रोकना है तो हमें इसकी चेन को रोकना पड़ेगा और इसकी चेन को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अब हम अपने घरों के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और हो सकता है आने वाले समय में हमें बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल खुद पे इम्पोज करना पड़े। मैंने डॉक्टर पाल सर, मैंने कहीं ये सुना था कि इम्यूनिटी पर ये डिपेंड करता है। जैसे मैं जानना चाहूँगा कि जो कोरोना का संक्रमण है
बच्चों और बुजुर्गों पर, मैंने कहीं देखा था कि बच्चों पर और बुजुर्गों पर ज़्यादा ये प्रभाव करता है, इसका क्या प्रभाव रहता है? इसमें ऐसा है, इसका जो स्प्रेडिंग रेट है वो 1:2.6 से लेके 6 तक है। तो इसमें ये देखा गया है कि बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। बच्चे हो सकते हैं बट जो मोर्टेलिटी रेट है वो बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा है। डायबिटिक हैं, हार्ट के पेशेंट है, कोमॉर्बिड और है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा देखी गई है। तो बुजुर्गों में हाँ, इसमें तभी ये जो मोर्टेलिटी रेट है आपने जो चाइना में देखा है, जैसे सांस की बीमारी है, स्मोकर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, डायबिटिक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीजन, तो उन पे बहुत ज़्यादा उनको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। बट ये है कि बच्चों में भी होता है, बट एज डॉक्टर गौरव ये देखा गया है कि बच्चों में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू एल्डरली पर्सन। जो अभी हमारी स्टडीज़ आई हैं इसमें चिल्ड्रन का इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एल्डर। जो अभी जितनी भी NEJM और ये सब में पब्लिश स्टडीज़ हैं, जो अभी रिसेंट की स्टडीज़, उनमें ये देखा गया है जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो लेस देन 5% है। मतलब अगर ये 100 लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो 5 से कम लोगों की मृत्यु होगी इसमें। लेकिन हम इन लेस देन 5% पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। हमें अपने आप को कॉम्प्लेसेंसी मतलब बहुत उस चीज़ को छूट नहीं देनी अपने आप को, बिकॉज 5% भी बहुत होता है और ये रेट बढ़ के 20 से 25% हो सकता है अगर हमारे अंदर प्रॉपर इम्यून सिस्टम नहीं डेवलप्ड है। वो उन लोगों में जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को सांस की बीमारियां हैं, जो लोग कैंसर से ग्रसित हैं, तो ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी है और घर के अंदर ही रहना है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि घर के अंदर रहना है और बाहर के लोगों को घर में भी प्रवेश कम से कम देना है। हैंड वॉशिंग, हाथ बहुत साफ करके रखने हैं और जो वस्तु बाहर के लोग अंदर आके टच कर रहे हैं और हम अपने उसको अगर हम अल्कोहल इंग्रेडिएंट से वॉश कर सकें तो शायद हम इस इन्फेक्शन को और फैलने में रोक सकेंगे। मैंने कहीं ये भी सुना था कि वो हवा में संक्रमण नहीं करता। अगर किसी हार्ड ऑब्स्टिकल में वो रहता है, अगर हम उसको टच करते हैं तो ही जाकर। मैंने उसका जवाब अभी आपको दिया था उससे पहले भी कि हवा में संक्रमण होता है, लेकिन वो उन लोगों में होता है जैसे हमने कोरोना वायरस के पेशेंट को नेबुलाइज किया। तो नेबुलाइज करने पे जब वो सांस बाहर छोड़ेगा तो वो एरोसोल जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं और उनके तैरने का लगभग ये देखा गया है कि 3 से 4 घंटे तक वो तैरते रहते हैं। तो हमारा काम है उस टाइम हम N95 मास्क जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बना है वो पहन के रखें, जिससे कि वो पार्टिकल्स हमारे अंदर जाने में प्रवेश ना कर पाएँ। तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि एरोसोल या हवा में वातावरण से नहीं आ सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों में आ सकता है जो लोग इमीडिएट कांटेक्ट में हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के और जो लोग नेबुलाइजर और एरोसोल जनरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पाल में जानना चाहूँगा कि वायरस कोविड-19 ये इससे कैसे अलग है? एक जो आपका कोरोना है और ये वायरस कोविड-19 भी एक शब्द आया है उसमें, वो कैसे अलग है? इसको वायरस को नाम कोविड-19 दिया गया है। नॉर्मल जो है आपके कई हैं, जैसे फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारे हैं, दीज आर ऑल वायरल डिजीज। इनके सारे लक्षण सेम है, खांसी, जुकाम, थ्रोट पेन, इसमें भी वो होता है, डायरिया भी हो सकता है आपको कोविड-19 में। इनके लक्षण बिल्कुल सेम है। अब ये पता नहीं लगेगा कि किसको क्या है। हमें मेन हिस्ट्री लेनी है कॉन्टैक्ट की कि पहला पर्सन बाहर से आया है, नहीं आया है, दूसरा बाहर वाला पर्सन ने लोकल किसी पर्सन को कांटेक्ट किया है, नहीं किया, तीसरा होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जो बंदा बाहर से भी नहीं आया और कम्युनिटी में ट्रांसमिट कर दिया। तो इनके लक्षण सेम हैं ज़्यादातर, बट कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं एक्सट्रीम केसेस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कर सकते हैं और रीनल फेलियर भी कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम केसेस वो हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है।
इसका नाम इसलिए आया कोविड-19 बिकॉज ये 2019 दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में आया। सबसे पहली चीज़ तो 19 इसलिए दिया गया है, और कोविड इसलिए दिया गया है बिकॉज इट हैज़ म्यूटेटेड मीन्स इट हैज़ शोन म्यूटेशंस। नॉर्मली कोरोना वायरस एनिमल्स में रहता है, ठीक है, बट ये म्यूटेशन करके, क्योंकि ये कुछ स्पेकुलेशंस हैं, कुछ ये सोचा गया है कि जो एंडेंजर्ड बैट्स थे, एंडेंजर्ड मीन्स जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, उनको जो खाने का सिलसिला था, क्योंकि कोरोना वायरस उनमें रहता था और वो ख़त्म होने लगे। तो जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके अंदर जो जीवाणु रह रहा है उसको दूसरा हैबिटेट चाहिए रहने के लिए, तो वो दूसरा हैबिटेट उनको ह्यूमन मिल गया। उसने म्यूटेशन करके ह्यूमन में बना लिया। अब वो ह्यूमन में हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं तो एक इम्यूनिटी होती है हर्ड इम्यूनिटी। कहने का मतलब होता है हम कुछ वायरसेस से हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, बट क्योंकि वो वायरस बिल्कुल नया था और म्यूटेटेड था, तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं है ह्यूमंस की उसके प्रति, इसलिए वो इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैला और ज़्यादा लोगों में फैला। तो इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये म्यूटेटेड था और 2019 नवंबर दिसंबर। डॉक्टर सर, एक शब्द और आया है इसमें, कोरोना फेज 3। ये फेज 3 क्या है, इसके बारे में? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, स्टेज 1 बाहर से कोई आया है इन्फेक्टेड, उस कंट्री से आया है जो इन्फेक्टेड है। स्टेज 2 में पर्सन जो इन्फेक्टेड कंट्री से आया है उसने अपने क्लोज कॉन्टैक्ट को कर दिया। स्टेज 3 में कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी कि जो जिसका कॉन्टैक्ट बाहर से था नहीं, जो बाहर से भी नहीं आया और उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आया और उसको बीमारी हो गई। तो ये जो स्टेज 3 है, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया तो दिस विल हैव वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, मैंने सुना कि फेज 3 बहुत डेंजरस है, ऐसा मैंने कहीं सुना। सर, ICMR जो है, जो हमारी प्रीमियर बॉडी है, जो गाइडलाइंस सेट करती है कि किसको टेस्ट करना है, किसको टेस्ट नहीं करना है। मेरे पास 100 मरीज आए खांसी जुकाम के, मैं किन 100 लोगों में से किसको टेस्ट करूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे सामने। अगर कोई डिजीज़ फेज 2 पेंडेमिक में चल रही है तो हमारे लिए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, बट जब फेज 2 से फेज 3 में आती है तो वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आ जाती है। उसमें हम ये सेलेक्ट आउट नहीं कर सकते कि हमें इसको टेस्ट करना है और इसको टेस्ट नहीं करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज 3 में ये होगी कि अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं तो मैं उन 100 लोगों के लिए वो उतने नंबर ऑफ किट्स अवेलेबल करवा पाऊँ। इसलिए फेज 3 को लेके हम लोग इतने घबराए हुए हैं एज डॉक्टर्स। क्या हम इतनी किट्स अपने पेशेंट्स को अवेलेबल करा पाएंगे कि हम सबको टेस्ट करा पाएंगे? इसलिए जो अभी लेटेस्ट ICMR की गाइडलाइंस हैं एज ऑफ 20th March 2020, द ICMR इज वेरी प्रोएक्टिव एंड हैज बीन चेंजिंग गाइडलाइंस। वो अपनी गाइडलाइंस चेंज कर रहा है दिन ब दिन एज पर दी नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग। पहले उन्होंने कहा था कि खाली उन्हीं लोगों में चेक करना है जिनको ट्रैवल हिस्ट्री होगी, बट अब कल से जो लोग आपके ज़्यादा इन्फेक्टेड लग रहे हैं, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिन लोगों को तेज़ बुखार है, जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उन लोगों को उन्होंने उस ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया है। और ये हर जगह की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो इंडियन पॉलिसी, ICMR की पॉलिसी ये है कि उन लोगों को चेक किया जाए जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन और खांसी जुकाम बुखार की हिस्ट्री है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ों में भी देखो अभी सर्दी से गर्मी हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी भी हो जाती है, बलगम भी निकलता है, तो कुछ समय तक वो रहता है, हमने देखा है। तो अगर हम तो ये सोच रहे हैं कि यार चलो हमको सर्दी खांसी जुकाम है, पता चले उसको कोरोना हो गया है, कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसको कोरोना हो गया? सर, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि कम्युनिटी फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए चेक करना। अगर फेज 3 में कोई बीमारी पहुंच चुकी है, फेज 3 ऑफ पेंडेमिक, तो हमें ऑलमोस्ट सबको स्क्रीन करना पड़ेगा, तभी हम ये कह सकते हैं पॉजिटिवली कि इसको नहीं है और इसको है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को हमें क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है कि वो उसको
एक्सेप्ट करके और उसकी बॉडी उसको टॉलरेट भी कर ले और वो ठीक भी हो जाए। लेकिन वो अगर 10 लोगों और में फैलाएगा तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम जल्दी डायग्नोज करके और उसको क्वारंटीन कर दें। Because they are like live bombs. बिल्कुल। हम भी जा रहे हैं स्प्रेड करने। वो उसको सेपरेट कर रहा है कि बिल्कुल। भाई उसको भी फैलाना, उसको भी फैलाना, ट्रांसफर कर रहा है। ये पॉलिसीज डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर एंड साउथ कोरिया एडॉप्टेड अ मास टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। उन्होंने मैक्सिमम लोगों को स्क्रीन कर दिया उन्होंने, और जैसे जैसे पॉजिटिव आते रहे सबको अलग करते गए। दिस वॉज देयर स्ट्रैटेजी। बट वी इन इंडिया वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत पॉपुलेशन है। हम क्या उस स्ट्रैटेजी को अपना पाएंगे जैसे सिंगापुर और साउथ कोरिया ने किया है? हमारे लिए मुश्किल है। तो हम लोगों को खुद एजुकेट होना है। हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, और वो हम लोगों को बार बार उस पर बात करनी चाहिए। और मेरा सब एजुकेटेड सब लोगों से एक ही निवेदन है कि सब लोग अपने साथ के 10 लोगों को एजुकेट करें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। और अगर हम लोग सब चाहेंगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो सब सही। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि साधारण शब्दों में हमारे जो दर्शक होते हैं, साधारण शब्दों में बता दीजिए कि हम इससे किस प्रकार से बचाव कर सकें। हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खान पान हम लोगों को रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और किस प्रकार से हम लोगों को पहनावा रखना चाहिए, ये सारी बातें एक बार साधारण शब्दों में आप बता दीजिएगा हमारे पास। सर, जहाँ तक पहनावे को लेकर है, पहनावे को लेकर तो ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं है कि ये पहनना है या वो पहनना है। आपको बेसिकली बचना अपने टच से है। अगर आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आप जब कहीं पर हाथ लगाएं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप वो इन्फेक्शन कैच कर सकते हो। तो आपका काम है वो इन्फेक्शन आप कहीं और ना ट्रांसमिट करो। आप सबसे पहले अपने हैंड्स वॉश करो। घर में आओ तो आप ये नहीं होना चाहिए आप घर में गए और आपने 10 चीज़ों को छुआ और उसके बाद हैंड वॉश किए। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए आप घर के अंदर घुसने से पहले अपना ढंग से हैंड्स वॉश करिए, उसके बाद घर में जाइए। अपने हाथों को कम से कम अपने आँख में, कम से कम अपनी नाक में, कम से कम अपनी मुंह में, कम से कम अपने कान में ले जाएं। ठीक है। और ये ध्यान रखें कि अगर कभी भी आप अपने हाथ अपने आँखों में ले जा रहे हैं, नाक में ले जा रहे हैं, मुंह में ले जा रहे हैं, तो वो प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोटेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हैंड वॉशिंग। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम लोगों से मिले। डॉक्टर साहब, एक बार और जानना चाहेंगे, एक सोशल मीडिया में एक मैं परसों पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये राजस्थान में कोई हॉस्पिटल सवाई माधो हॉस्पिटल है, उसमें कुछ डॉक्टर साहब ने कोई ऐसे कर रखा है उसमें, तो उसमें लिखा है कि ओल्साटामेब और लोपिनोवेब और क्लोरोक्विन, ये 3 दवाओं का हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है एक इसमें एक साल्ट बनाकर। उन्होंने कहा कि ये जो है कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए कारगर है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? उसमें ये है कि अभी ऐसे कोई गाइडलाइन तो नहीं आई है कि ट्रीटमेंट ये है, बट दे हैव ट्रीटेड आई थिंक 4 पेशेंट्स। सर, मैं 4 पेशेंट्स उनको ट्रीट किया है, बट ऐसा नहीं है कि वील फॉलो दैट गाइडलाइन। NEJM 2020 परसों का आर्टिकल है 19 मार्च, in which lopinavir and ritonavir combination was given to patients in Wuhan, which has failed. फेल्ड का मतलब है कि उसमें ये नहीं देखा गया कि लोपिनाविर और रिटोनाविर से कोई फायदा पहुंचाए लोगों को एज कम्पेयर टू प्लेसिबो। हाँ, उनसे कुछ बातें भी हुई थी उसमें। हाँ। सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि उसमें कुछ बातें भी हुई थी। उन्होंने कहा कि देखो, किसी ने कहा था कि भाई क्या आप बता सकते हैं क्या इसी दवा से ठीक हुए थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जब दवा दी तो उन पर थोड़ा सा हालत उनकी ठीक ठाक हो गई। हाँ। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कह रही हैं कि हम रिटोनाविर, लोपिनाविर दे सकते हैं, साथ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 400 मिलीग्राम फर्स्ट डे में 1 BD फॉलोड बाय 200 मिलीग्राम 1 BD दे सकते हैं। ये हमारी गाइडलाइंस अभी कह रही हैं, बट दी रिजल्ट्स कि ये वाकई कितनी इफेक्टिव होगी ये अभी टाइम लगेगा। जब ये चीज़ें
ट्रायल्स के माध्यम से आएंगी। जब जैसे हमने 100 लोग ट्रीट किए, 50 को दवाई दी, 50 को नहीं दवाई दी, उनका क्या स्पेक्ट्रम रहा, वो पेशेंट्स कितने सिक थे, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसके लिए ये बट डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि लोपिनाविर, रिटोनाविर और हैज़ फेल्ड एज पर द ट्रायल, बट रिकमेंडेशंस में फिर भी हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है तो वी कैन गिव अ ट्रायल ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन विद लोपिनाविर एंड रिटोनाविर। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया। साधारण शब्दों में मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, इससे बचाव के बड़े अच्छे साधन हैं, संसाधन हैं। आप जो है एक मैसेज और देना चाहूँगा। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि मास्क को यूज़ करना ही सही नहीं है, मास्क को ठीक तरीके से यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई मास्क लगा रखा है तो आप उस मास्क को बार बार टच मत करिए। आप उस मास्क को बार बार नाक के नीचे लाना, फिर ऊपर ले जाना, बार बार हटाना, फिर पहन लेना, उससे उस मास्क की यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। हाँ, इसी बारे में एक जानकारी और चाहूँगा कि वो जैसे मैंने सुना कि कई बार कि मास्क को कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं? सर, मास्क की जो N95 मास्क इन जनरल इज़ वैलिड फॉर 48 आवर्स, 48 घंटे के लिए, ठीक है। बट ये आपको समझना होगा कि आपको मास्क लगाने से पहले भी हाथ धोने हैं और मास्क उतारने के बाद भी हाथ धोने हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल सर्जिकल मास्क वुड बी वैलिड फॉर अनदर मे बी फॉर 6 आवर्स और सो, 6 घंटा। नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क होता है 6 घंटा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको मास्क को टच नहीं करना है बार बार। और मास्क को अगर आपने लगा रखा है तो उसको उतारना, उसके जो उसका कवर है मतलब उसको उसके थ्रेड से पकड़ के निकालना है, ना कि उसको उसके कवर से। हाँ, वो कंटामिनेट हो रहा है और आपका हाथ भी कंटामिनेट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाथों से कम कांटेक्ट मास्क का होना चाहिए और जो आप हमेशा लगा सकते हैं। जैसे अगर कहीं रस एरिया में आप जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हैं, तो लगा के उस मास्क को लगाकर चलें और कम से कम लोगों को हाथ मिलाएं और कम से कम लोगों के टच में रहें। और जहाँ भी अगर जाते हैं आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और साबुन से आप बार बार हाथ धोएं और किसी ऐसे ऑब्स्टिकल को टच न करें जो आपकी जानकारी में नहीं है। ये संदेश न्यूज़ 31 के द्वारा आप सभी दर्शकों को दिया जा रहा है। मैं हमारे दोनों डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अपना समय निकालकर यहाँ पर हमें दिया है, इसके साथ ही धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अंत में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।